हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप लोग डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें से आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस है उसने किस राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको सम्मानित किया, ये बात पूछी गई है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 4 राज्य है आपके सामने। किसको किया है और क्यों किया है। तो देखिएगा केरल राज्य की जो स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा जी, केरल राज्य की जो स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, उनको किया गया है, सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, कोविड-19 के रोकथाम के जो प्रयास है, कोविड-19 के रोकथाम के प्रयास के लिए, रोकथाम के प्रयासों के लिए जो मैनेजमेंट किया इन लोगों ने केरल के अंदर, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को जो है वहां पे के शैलजा जी को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा के शैलजा जी को वहां पर जो मृत्यु दर है उसको भी, जो बाल मृत्यु दर है एक तरह से राज्य की, उसको भी कंट्रोल करने के अंदर जो है काफी इनका योगदान रहा है। तो इन तमाम चीजों के लिए इनको, केरल में आपको पता है पहला कोरोना का वायरस केरल के अंदर ही आया था, तो इन्होंने अच्छे से मैनेज किया चीजों को, इसीलिए जो है केरल ने कंट्रोल किया चीजों को। तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री, भारत से एक ही प्रतिनिधि गए थे के शैलजा जी, और किसी को नहीं, इनको सम्मानित किया गया। तो ये बात थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री का नाम पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा, किस राज्य का पूछा जा सकता है, केरल का, किसने सम्मानित किया, यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया। तो ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो सिविल सर्वेंट्स है उन्होंने कुछ हटके काम किया है, उसके लिए जो है उनको सम्मानित किया गया है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब बात केरल की हो रही तो केरल में एक निप्पा वायरस भी आया था, तो इन्होंने बोला कि जो निप्पा वायरस है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इसलिए जो है हम लोग मैनेज कर पाए अभी अच्छे से। तो ये तमाम चीजें भी थी। तो निप्पा वायरस जो है वो भी केरल के अंदर ही आया था, ठीक है। इसके अलावा केरल राज्य की बात हो रही है तो केरल के अंदर आपको पता है कि केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, केरल के राज्यपाल कौन है। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री है वहां पर, और राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद वहां पर राज्यपाल है। इसके अलावा अगर बात करें विधानसभा सीट्स केरल की, तो विधानसभा सीट्स कितनी है, 144 है, ठीक है। लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं केरल के अंदर, ठीक है ना। केरल के अंदर विधानसभा सीट्स 144 है, लोकसभा सीट 120 है और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। और वहां पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी है और पिनरई विजयन जो है वो वहां पर चीफ मिनिस्टर है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर केरल के बारे में बात करें तो केरल के जो तट का नाम क्या है, केरल का जो तट है वहां पर उसका क्या नाम है, मालाबार, ठीक है, मालाबार। इसके अलावा केरल में जो है तटीय क्षेत्र में वहां पर लेगून पाए जाते हैं, जो खारे पानी की झीलें हैं उनको लेगून कहते हैं। तो लेगून कहाँ पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछ ले तो लेगून्स कहाँ पाए जाते हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, केरल तट पर या मालाबार तट पर लेगून पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरेनियम होता है एक यूरेनियम के अलावा थोरियम होता है। जो थोरियम है वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि मोनोजाइट सैंड के अंदर सर्वाधिक, मोनोजाइट मिट्टी जो है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। और केरल के तट पर मोनोजाइट सैंड के अंदर यहाँ पर जो है सर्वाधिक पाया जाता है आपका थोरियम, जो कि यूरेनियम का अल्टरनेट है भारत के लिए। और सर्वाधिक भारत में ये थोरियम, सबसे अच्छी बात ये, सर्वाधिक भंडार जो है थोरियम के भारत में। यूरेनियम की जितनी कमी है थोरियम उतना ही ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो मालाबार ध्यान रखना है। इसके अलावा केरल में बात करें तो केरल के अंदर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपसे कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर, ये नाम आपको ध्यान रखना है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है, ये केरल के अंदर। इसके अलावा पेरियार हो गया, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, वहां पर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वायनाड हो गया। इसके अलावा अगर बात करें इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर है। इसके अलावा शांत घाटी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो भी वहां पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क या शांत घाटी नेशनल पार्क जो है वो वहां पर है। इसके अलावा पंबा हो गया, पेरियार हो गया, ये नदियां हैं वहां पर, मुख्य नदियां पंबा, पेरियार, ये मुख्य नदियां हैं वहाँ की, ये भी ध्यान में रखना है। भारत पूजा हो गई, ये मुख्य नदियां हैं वहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा कोची पोर्ट है वहाँ पर, कोची बंदरगाह जो है वेरी फेमस, आपको आइडिया है इस चीज़ का। तो ये थोड़ी बहुत जो है ध्यान रखना है आप लोगों को केरल के बारे में, राइट। तो ये केरल के बारे में कुछ एक चीज़ें भी साथ में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे, यानी केरला इसका करेक्ट आंसर हो गया, इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है। देखिएगा देविका और पुनेजा पुल जो है
अभी कई दिनों से पुल का कोई खास नाम आ नहीं रहा है, तो ये 2 पुल जो है इनका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्या है कि देविका और पुनेजा पुल जो है वो BRO के द्वारा बनाए गए हैं। BRO कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि हमारे दूसरे देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, वहाँ के रोड्स को जो है बनाने का काम करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 1960 के अंदर हो गई थी। 1960 में जो है BRO की स्थापना हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बनाया है देविका और पुनेजा जो है, ये उधमपुर, देविका जो है पुल ये कहाँ पर बनाया गया है? ये उधमपुर, जम्मू कश्मीर में उधमपुर के पास, उधमपुर में बनाया गया है। 10 मीटर और 50 मीटर की लंबाई के पुल है, इनका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। तो देखिएगा उसके अंदर खास बात क्या है, देविका और पुनेजा पुल जो है ये पूछेगा आपको कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो उधमपुर है हमारा, वहां पर भारतीय सेना का जो नदन कमांड है, जो उत्तरी कमांड है हमारी भारतीय सेना की, उसका हेडक्वार्टर है उधमपुर। तो वहां पर ये पुल किसके द्वारा बनाए गए? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। इसके अलावा दूसरे देशों के अंदर भी अगर थोड़ा बहुत हमारा डेवलपमेंट का कार्य चलता है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर काम कर चलता है हमारा, रोड बनाने का, पुल बनाने का, तो वो तमाम काम कौन देखता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बता दीजिएगा कहाँ बनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, देविका और पुनेजा पुल। ध्यान रखना, ये नाम थोड़ा सा आपसे पूछने की उम्मीद है। देविका और पुनेजा जो है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा चेनाब नदी पर कई जो है बांध है, जैसे बगलीहार हो गया, दुलस्ती हो गया, सलाल हो गया। ये जो डैम है ये कौन सी नदी पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, आपका चेनाब नदी के ऊपर है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की और बात करें तो जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में UT बनाया गया था कुछ ही समय पहले, 31 अक्टूबर 2019 को। वहाँ पर जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत जो लोग एंजॉय कर रहे थे वो पावर, वो शक्ति वो खत्म कर दी है वहाँ की राज्य की, उसकी राज्य की, और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर अभी हाल ही में जो है नए उपराज्यपाल आए हैं, वो कौन है ये पता होना चाहिए। पहले उपराज्यपाल कौन थे? GC मुर्मू थे। अभी मनोज सिन्हा आ गए वहाँ पर नए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में डल लेक हो गई, वुलर लेक हो गई। डल लेक और वुलर लेक जो है भारत में की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी इनमें से? ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। कल एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे हो सर सवाना ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। सवाना जो है वो अफ्रीका में है, सवाना अफ्रीका के अंदर है। सवाना जो आपकी भूमध्य रेखा है उसके आसपास के क्षेत्र में जो घास का मैदान है उसको सवाना कहते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है, ठीक है ना। ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ का घास का मैदान जो है वो सवाना कहलाता है, और वो अफ्रीका के अंदर है, वेरी फेमस। इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो आपका थोड़ा ठंडा एरिया जहाँ पर होता है, जैसे कि ये जो है ना, ये हो गया 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर सवाना होता है। लेकिन उससे ऊपर वाला एरिया जो है, यहाँ पर जो घास का मैदान मिलता है, जो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर जो घास का मैदान है, इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर डाउन्स नाम से है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? डाउन्स है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और चीज़ें भी आप लोग इसी प्रकार से याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है अटल नवाचार मिशन। अटल नवाचार मिशन ने किस निकाय के साथ मिलकर भारत के स्कूली छात्रों के लिए कृत्रिम बौद्धिकता हिंदी में है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका पूरा जमाना आगे आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, उसी की बात कर रहा है। आधारित प्रणाली की शुरुआत की है। बोल रहा है अटल नवाचार मिशन जो है वो किसके साथ मिलकर कर रहा है ये काम, ये आपसे पूछ रहा है। फेसबुक के साथ मिलकर कर रहा है, या गूगल के पास, या फेसबुक या नेस्कॉम के साथ, या माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो अटल नवाचार मिशन जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन। ये नीति आयोग का शुरू किया हुआ है। किसके द्वारा शुरू किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। 2018 में शुरू किया था अटल इनोवेशन मिशन को, 2018 में शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो यंग माइंड्स है, हमारे जो बच्चे हैं, नए जो स्कूली छात्र है, उनमें नवाचार की भावना पैदा करें हम लोग, इनोवेटिव बनाए उनको, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस चीज़ पर ध्यान दें हम लोग कि इनोवेशन पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि नया कैसे कर सकते हैं।
तो इस चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के लिए अटल इनोवेशन मिशन जो है 2018 में शुरू किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नई तकनीकों जो नवनिर्मित तकनीकें हैं उनको सिखाया जा सके, उन बच्चों के अंदर वो चीज़ जो है सिखाने का हमारा नवीनतम तकनीकों से जागरूक करना बच्चों को, ये उद्देश्य है अटल इनोवेशन मिशन का। इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब्स भी बना रखी है। क्या बना रखी है? अटल टिंकरिंग लैब्स, ये नाम भी सुनोगे आप लोग, अटल टिंकरिंग लैब्स। ये किसके द्वारा है? ये भी नीति आयोग के द्वारा है, अटल टिंकरिंग लैब्स। 5000 के आसपास जो लैब्स है भारत के अंदर अभी, अटल टिंकरिंग लैब्स, जिसमें बच्चे इसी चीज़ों को पर काम करते हैं कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो अटल इनोवेशन मिशन तो किस लिए है ये मैंने बता दिया, और क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या काम करवाने की सोच रहे हैं ये लोग, कि बच्चों में नवीनतम तकनीकों के बारे में जागरूक करने के लिए, वो जो है हर चीज़ पर समझे उस चीज़ को कि ये चीज़ कैसे हुई है, ये कैसे हुआ, क्या मामला है, ये पूरी उसमें मतलब एक तरह से ये इनोवेटिव टाइप के आइडियाज़ उसके माइंड में आए, राइट। तो इसके लिए किया गया है। अब दूसरी बात है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग आपको पता होगा, प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था उसकी जगह पे नीति आयोग बना है, और 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015। किसकी जगह? प्लानिंग कमीशन की जगह। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री जो भी होगा भारत का, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष जो होते हैं इनके, वो कौन होते हैं? उपाध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार जो है वो वर्तमान में उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, ये ध्यान रखना। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। इसके अलावा फिर होता है एक सीईओ। सीईओ मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी जो ऑफिसर है, अध्यक्ष है, वो कौन है? वो है अभी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, ठीक है। ये राजीव कुमार है उपाध्यक्ष, और अमिताभ कांत कौन है? वो सीईओ है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको नीति आयोग के बारे में पता होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे, क्योंकि नीति आयोग के बारे में कई बार क्वेश्चन इसी तरह का पूछा। स्थापना 1 जनवरी 2015, राइट। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे, राइट। अब इसके बाद आ गया तुम्हारा फिर किसके साथ ये जो है मिलकर ये काम किया है, तो इसका आंसर देते हैं, किसके साथ मिलकर काम किया है ये? तो ये किया है नास्कॉम के साथ। नास्कॉम, NASSCOM भी कर सकते हो इसको। नास्कॉम क्या है? नास्कॉम जो है एक कंपनी है एक तरह से, जो कि आपकी इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान देती है। नास्कॉम की अगर मैं बात करूं तो नास्कॉम जो है, तो नास्कॉम आपकी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, नेशनल कंपनी है एक तरह से, नेशनल सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है ना। ये है नास्कॉम। तो नास्कॉम जो है ये, इसकी देवजानी घोष जो है वो अध्यक्ष है। ये भी कई बार पूछा जाता है इसका अध्यक्ष कौन है, तो देवजानी घोष जो है वो इसके अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल एसोसिएशन है एक तरह से, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है ना। सर्विस कंपनीज कर सकते हो इसको, अब सर्विस कंपनीज, ठीक है। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली है ये, ठीक है। और इसकी अध्यक्ष कौन है? तो देवजानी घोष। देवजानी घोष जो है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। देवजानी घोष जो है वो नेस्कॉम की अध्यक्ष है, तो ये आपको याद होना चाहिए। देवजानी घोष जो है वो अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 1988 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसकी स्थापना कब हो गई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हो गई थी, राइट। इसकी स्थापना जो है वो 1988 में हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1988 में। और अध्यक्ष देवजानी घोष, इसके अलावा दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। क्लियर है? इन दोनों ने मिलकर ये शुरू किया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अटल इनोवेशन मिशन 2018 में शुरू हो गया था, और ये कृत्रिम बौद्धिकता आधारित जो है अभी इन्होंने पहल की है थोड़े ही समय पहले, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी फॉर कलकत्ता, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोविड-19 के चलते आबू-बाची मेला का आयोजन रोका गया है। इसका आयोजन कहाँ होता है? आबू-बाची मेला जो है, आबू-बाची मेला जो है ये कहाँ पर होता है इसका आयोजन, और इसको हाल ही में रोका गया था। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ का है ये, बताइएगा। आबू-बाची मेला कहाँ का है? आबू-बाची मेला जो है ये आपका असम के अंदर होता है। कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ पर, कामाख्या देवी मंदिर जो है, कामाख्या
मंदिर है असम के अंदर, गुवाहाटी, वहाँ पर इसका आयोजन होता है। 5 दिन लंबा जो है ये कार्यक्रम चलता है, पूरा का पूरा कामाख्या मंदिर के अंदर 5 दिन जो है ये मेला चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो गॉडेस जो है उसकी पूजा की जाती है, तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वुमेन के अंदर, उसके बारे में, उस हाइजीन के बारे में, उन चीज़ों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। इसीलिए असम के अंदर इन चीज़ों पर ज़्यादा जो है लोगों को ओड नहीं लगता कि यार ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग। तो ये कॉमन साइकिल है जिसके बारे में आज के दिन जागरूकता होनी भी चाहिए। तो इस दिन जो है जागरूकता भी दी जाती है, पैड्स वगैरह यूज़ करो, वो तमाम चीज़ें भी बताई जाती हैं। तो ये कामाख्या मंदिर जो है वहाँ पर आबूबाची मेला जो है ये आयोजन होता है असम के अंदर। तो ध्यान रखना है 5 डे लॉन्ग जो है ये मेला होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, गुवाहाटी के अंदर है। इसके अलावा अगर बात करें असम की, बात कर रहे हैं तो असम की कैपिटल क्या है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। इसके अलावा अगर बात करें असम के अंदर लोकसभा और राज्यसभा सीटों की, तो असम के अंदर विधानसभा की सीटें तो है 126 और लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 7, ठीक है ना। 7 सीटें राज्यसभा की है, 14 सीटें लोकसभा की है और विधानसभा की कितनी सीटें असम के अंदर, तो 126, 126 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा असम में और बात करें तो असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो है वो राज्यपाल है। और सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री है। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री और जगदीश मुखी जो है वहां पर राज्यपाल है असम के, ये ध्यान रखना। असम की राजधानी आपकी दिसपुर हो गई। इसके अलावा और असम का नाम पे क्या क्या याद आता है आपको असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा 1 हॉर्न राइनोसोर के लिए वेरी प्रसिद्ध, काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, कितने हैं वहां पर देखो। तो ये तमाम आपको ध्यान आने चाहिए। इसके अलावा और क्या याद आना चाहिए असम में, माजुली याद आना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो आपका असम के अंदर है माजुली द्वीप। माजुली वेरी वेरी फेमस, जो कि असम के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा असम के अंदर जो है सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया था, अभी सबसे लंबा नदी रोपवे जो है वो गुवाहाटी के अंदर बना था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट है असम की, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा और अगर बात करें असम के अंदर, तो असम के अंदर जो है आपका सबसे बड़ा पुल जो है वो धोला सादिया पुल था, जिसका पीछे नाम भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया था। धोला सादिया पुल जो था उसका नाम क्या बदल कर दिया था, भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया था। तो ये भी आपको असम में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है असम के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। तो असम का आबूबाची मेला ध्यान रखना है, आबूबाची मेला इज फ्रॉम असम। ए फॉर इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो गया, ए फॉर असम हो गया इसमें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। देखिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने पशुधन के लिए, किसानों के लिए किया है एक तरह से। तो कौन सा ऐप है, नाम देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, कंफ्यूज करने के लिए आदमी को। ई गोधन, ई गोपाला, ई पशुधन, ई पशुपालन। कौन सा है, पशुओं के लिए है, पशुपालकों के लिए है। ज़्यादातर पशुधन यहाँ लिखा हुआ है तो हमारा दिमाग जाएगा पशुधन से कर रखा होगा या पशुपालन से कर रखा होगा, लेकिन क्या है, ई गोपाला। ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का फायदा क्या है देखिएगा, अभी कल की बात है, कल परसों की ही, जो 10 सितंबर को ही, ठीक है, 10 सितंबर को ही किया है। तो इसमें क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 स्कीम शुरू की। एक तो ई गोपाला ऐप का लॉन्च किया है आभासी रूप से, इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना यानी मछुआरों के लिए, तो दोनों की आय दुगनी करना चाह रहे हैं। 2022 तक लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी तक। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट आने वाले समय में क्या पता हो जाए। तो उसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मत्स्य संपदा योजना और ये दोनों का ही अभी जो है पीछे इन्होंने किया है शुरुआत, उद्घाटन किया है एक तरह से। तो ये जो है ऐप लॉन्च किया है ई गोपाला। अब ई गोपाला ऐप से क्या फ़ायदा होगा, इस एप्लीकेशन पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी पशुओं के बारे में, कि प्राथमिक चिकित्सा कैसे देनी है, टीकाकरण कब करवाना है, क्या तारीख होगी टीकाकरण की। इसके अलावा जो है जो नवीनतम जो नई नस्लें हैं, जो पशुओं की नई नस्लें हैं वो किस प्रकार से जनरेट होगी, ये तमाम चीज़ें जो इसके अंदर, नस्ल सुधार जो है कैसे कर सकते हो आप लोग, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर बताई जाती है।
इसके अलावा प्राथमिक उपचार हो गया। इसके अलावा भी अगर बहुत कुछ बात करें हम लोग तो जैसे कि कुछ एक कॉमन बीमारियां होती है पशुओं में, तो उसको जो है उसके बारे में उस पर आपको ऐप पर मिल जाएगी सारी जानकारियां। तो पशुपालकों के लिए एक अपने आप में अच्छी जानकारी, अच्छी ऐप है ये, जो कि संपूर्ण जानकारी आपको मुहैया करवाएगी। तो ये किस नाम से है, आपको पढ़ने वाले बच्चों को इसका नाम याद रखना, जानकारियां देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ई गोपाला नाम से, राइट। तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई गोपाला, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज को समझो पहले। तो जो डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे पीछे। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है एक तो कि डेप्यूटी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया 2 बार, ठीक है, 2 बार डेप्यूटी गवर्नर्स का इस्तीफा हो चुका है। इसके बाद जो है ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, तो ये न्यूज में रहती है चीजें, तो वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या रहता है हमेशा, जैसे कि उर्जित पटेल जो थे वो गवर्नर के पद पे आ गए थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देते टाइम बोलते हैं मैं निजी कारणों से दे रहा हूँ, हर बार ऐसा ही होता है, मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी निजी कारण कौन से होते हैं वी डोंट नो। तो उसके बाद गवर्नर तो अभी शक्तिकांत दास है। तो आरबीआई के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें एक तो गवर्नर होता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डेप्यूटी गवर्नर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, या वर्तमान में कुल कितने डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के अंदर। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं। डेप्यूटी गवर्नर कितने हो सकते हैं आरबीआई के अंदर, 4 हो सकते हैं डेप्यूटी गवर्नर, और 1 गवर्नर हो सकता है। तो गवर्नर तो कौन है अभी, गवर्नर है अभी वर्तमान के अंदर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आपको पता ही है, वेरी फेमस, काफी टाइम हो गया, शक्तिकांत दास है गवर्नर। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन है, तो 4 डेप्यूटी गवर्नर आपके एनएस विश्वनाथन है, महेश कुमार जैन है, बीपी कानूनगो है। और अभी नए जो डिप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं वो है माइकल देवपर्बा पात्रा। माइकल पात्रा जो है ये अभी हाल ही में बनाए गए जो है 2020 के अंदर, वो माइकल देवपर्बा पात्रा जो है उनको बनाया गया है अभी हाल ही के अंदर। तो ये ध्यान रखना है। इनसे पहले जो है वीरल आचार्य थे, वीरल आचार्य जो थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो उसके बाद जो है इनको फिर नियुक्त किया गया अभी थोड़े समय पहले वीरल आचार्य की जगह, तो माइकल देवपर्बा पात्रा। तो अभी ये चारों ही जो है वो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है, और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रही है ये चीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीआई के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हो गई 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत। इसके बाद जो है नेशनलाइजेशन हो गया इसका 1949 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का, तो मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज जो है भारत का जो विदेशी मुद्रा का ख्याल रखने वाला भी आरबीआई है, बैंकर्स बैंक है। इसके अलावा रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, इन तमाम चीज़ों पर जो है आरबीआई काम करती है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को, राइट। इसके अलावा नोट छपाई करती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 रुपये का छोड़कर 1 रुपये तक के नोट जो है वो कौन है, तो वो आरबीआई नहीं छापती है, तो बाकी के नोट की छपाई भी आरबीआई करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सहित कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन तो बनता है कि भारत गैर स्थायी सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र का। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि और कौन बना है क्या, और भी कोई साथ में भारत के। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखिएगा इस चीज को पूरा समझते हैं हम लोग। अभी टोटल जो है 5 देश आरबीआई के, भारत सहित जो है टोटल 5 देश जो है वो आरबीआई के गैर स्थायी सदस्य बने हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें, तो आरबीआई जो ये आपका यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस चीज को महसूस किया गया कि एक ऐसी संस्था ऊपर की तरफ होनी जरूरी है जो सभी देशों को साथ में बांध के चल सके। इसके अंदर आज टोटल 193 सदस्य है, और लास्ट सदस्य जो इसका बना था वो बना था साउथ सूडान। जो दक्षिण सूडान है, दक्षिण सूडान जो है वो इसका अंतिम सदस्य था संयुक्त राष्ट्र का। ये ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है आरबीआई का, संयुक्त राष्ट्र का। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में एक होता है महासभा या जनरल असेंबली, एक होती है जनरल असेंबली, महासभा, ठीक है, महासभा। एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। जो सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद होती है,
सुरक्षा परिषद जो होती है संयुक्त राष्ट्र के अंदर, इस सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद? जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी है संयुक्त राष्ट्र की वो सुरक्षा परिषद ही है, और इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं अस्थायी या नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट होते हैं इनको विटो प्राप्त होती है और इनकी बात सबको माननी होती है। तो ये 5 जो विटो प्राप्त देश है वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका ब्रिटेन है जिसको यूनाइटेड किंगडम या यूके कहते हैं, एक आपका रशिया हो गया जिसको यूएसएसआर या सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे, एक आपका हो गया अमेरिका यूएसए, इसके अलावा फ्रांस है और चीन है। ये परमानेंट है, P5 बोलते हैं इनको, परमानेंट 5, ठीक है, जिनका विटो प्राप्त है। इसके अलावा 10 होते हैं अस्थायी। 10 क्या होते हैं? अस्थायी या गैर स्थायी, जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनको 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। ये जो है आपके 5 क्षेत्रों से आते हैं। 5 क्षेत्र कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, इसके अलावा लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा जो है, दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको और आपका कैरेबियन आइलैंड जो है, कैरेबियन द्वीप जो है, उनको मिलाकर बनता है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका, इसके अलावा एशिया हो गया आपका पहले ही, इसके अलावा पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप एंड पश्चिमी यूरोप, ठीक है, यहां से। तो यहां इन 5 क्षेत्रों से जो है 10 सदस्यों का चुनाव होता है। ये चुने जाते हैं, हाँ, 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब इनमें जो है भारत शामिल हुआ, और इसके अलावा भारत के अलावा और कौन शामिल हुआ है, ये आपका सामने क्वेश्चन जो है वो ये है। तो बताइएगा कौन शामिल हुआ है? और तो एक हुआ है आपका 5 जो हुए हैं उनमें एक हुआ है आयरलैंड, आयरलैंड, इसके अलावा केन्या, इसके अलावा मेक्सिको, केन्या, मेक्सिको, ठीक है, इसके अलावा नॉर्वे, नॉर्वे, ठीक है। ये जो है ये 4 ये हो गए, और 5वां कौन है? अपना भारत महान, ठीक है, अपना भारत महान। अब भारत ऐसा नहीं है कि पहली बार इसमें शामिल हुआ है, पहली बार इसका सदस्य अस्थायी सदस्य चुना गया है। अब तो हम लोग स्थायी के सपने देख रहे हैं। अस्थायी तो हम लोग पहले भी चुने गए थे, पहले 7-8 बार पहले चुन चुके हैं, इस बार 8वीं बार जो है चुन रहे हैं हम लोग अस्थायी सदस्य के रूप में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब वो 8 बार कब कब चुना गया है ये आपको ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। 2011-12 के अंदर जो है लास्ट बार चुना गया था, और पहली बार जो है 1950-51 में पहली बार चुना गया था, ठीक है ना। इतना ध्यान रख लोगे बहुत है। इसके अलावा 1967-68 में 2 वर्ष के लिए, उसके बाद जो है 1972-73 में 2 वर्ष के लिए, उसके बाद 1977-78 में 2 वर्ष के लिए, 1984-85 में 2 वर्ष के लिए, 1991-92 में 2 वर्ष के लिए, उसके अलावा जो है आपका 2011-12 में 2 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार से 7 बार पहले चुना जा चुका है, अभी 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और 1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। कब से हो जाएगा? तो 1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखोगे आप लोग? इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, यूनाइटेड नेशन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है वो कौन है? ये बात आपको और ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो कौन है? वो है आपके टी.एस. तिरुमूर्ति जो है वो है आपके टी.एस. तिरुमूर्ति। ये आपके स्थायी है, वहां पर मेंबर, स्थायी जो है सदस्य है, स्थायी प्रतिनिधि है भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर, टी.एस. तिरुमूर्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इसी के साथ जो है ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके अंदर 5 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 देश भारत के साथ टोटल मिला के 4 और 1 भारत, फिर 5 है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके साथ ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015-30 के लिए कुल कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए? देखा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है वो संयुक्त आपके कितने जो है सतत विकास लक्ष्य घोषित किए हैं, निर्धारित किए हैं, कितने किए हैं ये बताना है। तो देखिएगा, सतत विकास क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है।
और कब से कब तक है ये? 2015 से 30 के लिए। इससे पहले थे 2000 से लेके 2015 तक, वो जो 15 साल तक थे वो थे MDG, और अब जो है 2015 से 30 तक है ये है SDG। S माने सस्टेनेबल, D माने डेवलपमेंट, G माने गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले से क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। MDG क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अब हो गए SDG। पहले MDG जो थे वो तो थे 8, और अभी जो SDG हो गए हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास जो है लक्ष्य हमारे, कितने हैं? यूनाइटेड नेशन के 17 लक्ष्य है, 17 लक्ष्य है, जिसमें 165 टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट्स दे रखे हैं। तो 17 इसके अंदर जो है टोटल गोल्स दे रखे हैं, जिसमें से अगर मैं मोटे तौर पर अगर बात करूं तो 17 के अंदर जैसे कि आपका हंगर हो गया, हंगर को मिटाना है, ठीक है, हंगर को इराडिकेट करना, हम लोगों को पूरी तरह से भूखमरी को खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है, लिविंग स्टैंडर्ड को उठाना है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो है क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन तो सबके पास है, हम एजुकेटेड है, लेकिन कितना एजुकेशन है वो हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर और भी बात करें तो इसी प्रकार से जैसे जेंडर इक्वलिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, उसको रोकना, तो इस प्रकार की कई चीजें जो है इसके अंदर शामिल की गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक मुद्दे की बात यह है कि अभी पीछे जो है 2020 के अंदर ही जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो उत्तर पूर्वी राज्य है भारत के अंदर, तो उनके लिए एक पूर्वोत्तर सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन शुरू किया गया था। क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है उसके द्वारा एक उत्तर जो पूर्वी राज्य है उसके लिए पूर्वोत्तर सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन ये किया गया था अभी 2020 के अंदर, ठीक है ना। कब किया गया था? 2020 के अंदर ये किया गया था, और इसमें क्या है, 8 राज्य जो है वो शामिल है। उत्तर पूर्व में तो 7 ही है, फिर 8 कौन सा हो गया? 8वां कौन सा हो गया? यू नो वेरी वेल, 8वां कौन सा है बताइएगा? इसमें 8वां कौन सा है? और ये गुवाहाटी में सम्मेलन हुआ था, तो देखिएगा 7 जो है वो आपकी 7 सिस्टर्स है, प्लस 7 सिस्टर्स में कौन कौन आएगा आपका? 7 सिस्टर्स में आ जाएंगे आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके अलावा त्रिपुरा और आपका मेघालय, ठीक है ना, मेघालय। इसके अलावा 7 तो हो गई है, प्लस 8वां जो है वो कौन सा है? वो है आपका सिक्किम, ठीक है। तो इनका जो है, इनके लिए स्पेसिफिक जो सम्मेलन किया गया था 2020 को गुवाहाटी के अंदर, पूर्वोत्तर सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन, उसके अंदर सिक्किम भी शामिल है। तो ये थोड़ा सा और आइडिया रखना, राइट। तो इसके अलावा जो है बाकी और कोई बात है नहीं इसके अंदर, ये आप ध्यान रख लेंगे। तो 17 जो है इसके अंदर गोल है। तो क्या आंसर कर दूं इसका? अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा आपका C फॉर कलकत्ता, ठीक है। 17 गोल्स है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो यह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। कौन बनी है बताइएगा? 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला। अभी उसकी माउंट मैकिनले जो है ये चोटी बाकी है, बाकी उसने 6 जो है चोटियां चढ़ ली है। उसके अंदर माउंट एवरेस्ट, भारत जो आपकी एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर जो है वो आपकी माउंट एवरेस्ट, इसको चढ़ लिया इसने। इसके अलावा अंटार्कटिका की जो विंसन मैसिफ है वो इसकी आखिरी अंतिम चोटी इसने अभी जो है विंसन मैसिफ जो है वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, 4810 मीटर जो है ये अभी जो है लास्ट चोटी इसने चढ़ी है, 4810 मीटर जो विंसन आपकी ये है, सॉरी नॉट 4810 मीटर जो है ये अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये माउंट विंसन मैसिफ जो है
इसकी हाइट मुझे अभी एक्चुअल में याद नहीं है एग्जैक्टली कितनी है, मैं देख के बताता हूँ इसको। तो विंसन मैसिफ जो है वो आपकी लास्ट चोटी उसने चढ़ी है। इसके अलावा अगर बात करें माउंट किलिमंजारो हो गई जो कि 5892 मीटर है, आपकी अफ्रीका के अंदर तंजानिया के अंदर जो है वो अफ्रीकन महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो जो कि 5892 मीटर तंजानिया के अंदर है। इसके अलावा अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका की जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी जो एंडीज की है, एंडीज पर्वतमाला है वहां पर दक्षिण अमेरिका में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ जो है 6959 मीटर जो है वो वहां की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी उसने चढ़ ली है। इसी प्रकार जो माउंट एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस जो है वो आपकी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहां पर है, माउंट एल्ब्रूस जो है, एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस जो है वो आपकी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि रशिया के अंदर है, इसको भी इसने चढ़ दिया है। इसकी ऊंचाई जो है आपकी 4810 मीटर है, आपकी इसकी ऊंचाई जो आपकी कितनी है, 4810 मीटर है, जो माउंट आपकी एल्ब्रूस है जो कि रूस के अंदर है, सबसे ऊंची चोटी इसकी। इसके अलावा जो है अभी इसकी माउंट मैकिनले बाकी है, राइट, बाकी ऑलमोस्ट चोटियां इसने चढ़ ली है। इसकी ऊंचाई विंसन मासिफ की ऊंचाई जो है वो 5800 कुछ मीटर के आसपास, आई थिंक इसकी जो है एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान देखना। तो ये कौन महिला है जो सबसे कम उम्र के अंदर 18 वर्ष की उम्र में अंदर जो है 2019 में दिसंबर में इसने विंसन मैसिफ को चढ़ लिया था और 18 वर्ष उसकी उम्र हुई थी तब, और उस टाइम पर उसने विश्व की 6 सबसे ऊंची चोटियां। ये है मालवत पूर्णा। मालवत पूर्णा जो है ये कहाँ की है, तेलंगाना की रहने वाली भारत की महिला है मलावत पूर्णा, इनके नाम है रिकॉर्ड। और सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट भी चढ़ा इन्होंने, 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया था, ये भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, ठीक है ना। तो मलावत पूर्णा जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से आदिवासी लड़की है ये, तो 18 वर्ष की आयु में इसने सारी की सारी, तो ये ध्यान रखना 18 वर्ष की आयु में, ठीक है। इसके अलावा जो है अरुणिमा सिन्हा का नाम आ रहा है, इससे क्या संबंध है इसका आप बताइएगा। अरुणिमा सिन्हा जो है वो पहली दिव्यांग महिला है, विश्व की पहली दिव्यांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली दिव्यांग महिला है विश्व की वो है अरुणिमा सिन्हा। तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, मलावत पूर्णा जो है इसका हो गया मलावत पूर्णा, तो ये आपको ध्यान रखना है, डी, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन अभिनेता बने हैं, अभी ये बात पूछ रहा है। अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, अक्षय कुमार या परेश रावल, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है। किसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या राष्ट्रीय जो है ड्रामा स्कूल जो है उसका, या राष्ट्रीय नाट्य स्कूल जो है, नाट्य विद्यालय जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, बताइएगा। 2017 से पद खाली है, 2017 से कोई भी चेयरमैन या अध्यक्ष नहीं है, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइएगा कौन है इसका करेक्ट आंसर, आपका परेश रावल। परेश रावल को जो है बनाया गया है। कौन नियुक्त करता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, कौन नियुक्त करता है इसके चेयरमैन को, तो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नियुक्त किया है परेश रावल जी को। परेश रावल जी आपको पता होगा 2014 में इनको पद्म श्री भी मिला है, 2014 में इनके अच्छी एक्टिंग के लिए, अभिनय के लिए जो है इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 2014 में। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर, 1959 में स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को नए चेयरमैन फाइनली मिल ही गए हैं, 2017 से पद खाली था, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है ये, क्या है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये थिएटर ट्रेनिंग नहीं होती है, जो आपकी जो कला सीखने की जो एक जो स्कूल है एक तरह से, जिसमें कला सिखाई जाती है, उसके बाद आप अभिनय की दुनिया में जाते हैं, तो ये एक थिएटर ट्रेनिंग है एक तरह से, या ड्रामा की जो है ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, तो ये है आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ध्यान रखना इसका, परेश रावल को नया चेयरमैन बनाया गया है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो है ये आज के सवाल यहीं पर आपके समाप्त हो गए हैं, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है, डी, ठीक है। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ आज के क्वेश्चन खत्म, बाकी कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा अच्छे से, की नोट्स बना ही रहे आप लोग, उस काम पर लगे रहिएगा वैसे ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।